उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो एनर्जी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इनका और एक एप्लीकेशन हम यहाँ देखेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। पहले जो सर्कुलर मोशन पढ़ा था वो था हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक डिफरेंस है, वो ये है कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उसका स्पीड हर पॉइंट पे, सर्कुलर पाथ के हर पॉइंट पे सेम रहता है, कांस्टेंट स्पीड। सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी में चेंज आता है। लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं है, डिफरेंट पॉइंट पर स्पीड डिफरेंट होती है, यानी कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होने से जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ सेंटर की तरफ डायरेक्टेड नहीं होता है, सेंटर तरफ डायरेक्टेड होता है किसके केस में? ओनली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर है तो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड नेट एक्सेलरेशन नहीं आता है, वो टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट होता है। तो उस बारे में तो खैर हमें अभी यहाँ पे चर्चा नहीं करनी है कि एक्सेलरेशन किधर होगा। यहाँ पर हमें एनर्जी को कंसिडर करना है कि डिफरेंट पॉइंट्स पर जब ऑब्जेक्ट होगा अपने सर्कुलर पाथ के तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, और उस एनर्जी के बेसिस पे हम स्पीड पता लगाएंगे कहाँ पर कितनी स्पीड होगी और नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा। ठीक है, ये हमें इस लेक्चर में डिस्कस करना है। तो सपोज़ ये एक सर्कुलर पाथ है और किसका, ये एक ऑब्जेक्ट है जो वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, ऐसे इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये सर्कुलर मोशन है। मान लो हमने पत्थर में एक रस्सी को बांधा और रस्सी का एक एंड पकड़ के ऐसे घुमाया तो वर्टिकल प्लेन में पत्थर सर्कुलर मोशन करेगा। तो वैसे ही यहाँ पर एक पत्थर है हमारे पास जो एक किसी जनरल पॉइंट P पर है। अभी R इस सर्कुलर पाथ की रेडियस है मान लो, और इस पॉइंट पर P पॉइंट पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट की स्पीड है Vp, और इस ऑब्जेक्ट का मास है मान लो m। ठीक है, तो m मास का ऑब्जेक्ट है, P पॉइंट पर है, Vp स्पीड से इस इंस्टेंट पर जा रहा है। अलग अलग इंस्टेंट पर अलग अलग स्पीड होगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल अगर होता, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म होता, तो स्पीड सब जगह सेम होती। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन तभी कर सकता है जब उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड है वो उसे मिले। बिना इस फोर्स के सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। तो इस ऑब्जेक्ट को कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए? तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, हाउ मच रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, इस ऑब्जेक्ट को कितना फोर्स चाहिए? मान लो कि F फोर्स चाहिए, तो F की वैल्यू क्या होगी? mVp²/r। इतना सेंट्रीपिटल फोर्स इस पोजीशन पर चाहिए। अलग अलग पोजीशन पर स्पीड अलग अलग होगी तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स भी अलग अलग होगा। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा कहाँ से? तो हमने जैसे एग्जाम्पल में क्या कहा है कि एक रस्सी में पत्थर को बांध के रखा है। ये रस्सी है, इसमें पत्थर को बांधा हुआ है, m मास का पत्थर है या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इस रस्सी में जो टेंशन होगा T, मान लो P पॉइंट पर है तो टेंशन है TP। तो P पॉइंट पर ऑब्जेक्ट जब है तो सेंटर की तरफ जो रस्सी है, रस्सी में टेंशन है सेंटर की तरफ डायरेक्टेड, ये जो टेंशन है यही इस ऑब्जेक्ट के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा? ये टेंशन इन द स्ट्रिंग से मिलेगा। ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग है मान लो कितना? TP। अच्छा, और कौन सा फोर्स है इस ऑब्जेक्ट पर जो एक्ट करता है? इस ऑब्जेक्ट का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, mg। ठीक है, कौन कौन से फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं? एक mg वर्टिकली डाउनवर्ड और टेंशन इन द स्ट्रिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो अब ये दो फोर्सेस हमें दिखाई दे रहे हैं, TP और mg। इनमें से कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, या फिर इन फोर्सेस के कौन से कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेंगे? जैसा हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सिस्टम में जो फोर्सेस अवेलेबल हैं उन्हीं में से कोई फोर्स या फोर्सेस के कंपोनेंट्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करते हैं।
तो इस ऑब्जेक्ट पर अभी फोर्सेस लग रहे हैं mg और tp, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है, ये अवेलेबल फोर्स में इसको काउंट नहीं करते हैं। ये फोर्स कहाँ से मिलेगा ये हमें पता लगाना है। तो t और mg में से कौन ये काम करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें, अगर रिजॉल्व करें, mg को रिजॉल्व करें और देखें कि सेंटर की तरफ इसका कितना कंपोनेंट आता है। तो सपोज हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर अभी ये ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है p, उस पोजीशन में जो रेडियस वेक्टर है वो थीटा एंगल पर है। mg का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा और एक t के परपेंडिकुलर यानी कि इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो mg का जो इस तरफ कंपोनेंट आएगा tp के डायरेक्शन में वो कितना होगा। तो कैसे कंपोनेंट बनाओगे, एंगल पता होना चाहिए कंपोनेंट बनाने के लिए। तो कौन सा एंगल यहाँ पर थीटा होगा। तो वो जो थ्योरम एक बताया था कि कोई दो लाइंस के बीच में अगर थीटा एंगल है तो उनके परपेंडिकुलर लाइंस में भी थीटा एंगल होता है। तो यहाँ पर कौन सी लाइंस के बीच थीटा एंगल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो रेडियस वाली लाइन है OP, इनके बीच में थीटा एंगल है। तो OP और जो रेडियस ये वाली जो लाइन है इसको हम नाम दे देते हैं, कुछ OA नाम देते हैं। तो OA और OP के बीच थीटा एंगल है। तो OA और OP के जो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी उनके बीच में भी थीटा एंगल होगा। तो OA के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन जिसके अलॉन्ग mg है, और OP के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, ये टेंजेंशियल लाइन। तो ये वाला एंगल थीटा होगा, ठीक है। तो mg का इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा जिधर एंगल थीटा बन रहा है mg cos थीटा, और इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो होगा यहाँ पर, यहाँ हम ऐसे लिख देते हैं tp के अलॉन्ग जो आएगा वो होगा mg sin थीटा। तो अब देखो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड फोर्सेस कौन कौन से हैं। देयरफॉर फोर्सेस डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर कौन कौन से हैं। मान लो F फोर्स हमने लिख दिया, FC लिख दिया, ठीक है। तो कितना है वो TP प्लस mg sin थीटा, इतना फोर्स है। तो ये जो फोर्स आ रहा है जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, यही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 3, 1 और 3 से हमें पता लग गया कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, यानी कि TP प्लस mg sin थीटा इक्वल टू m VP स्क्वायर बाय r। ये हमारी इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन की हेल्प से हम जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ हैं उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ इससे नहीं, और भी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। इसमें हमें एक तो चाहिए होगा थीटा और दूसरा स्पीड। दो चीज़ें अगर पता हो तो हम टेंशन पता कर सकते हैं कि रस्सी में टेंशन कितना होगा, या कभी कभी पूछा जाता है कि डिफरेंट पोजीशंस पर बताओ कितना टेंशन होगा। मान लो कि ऑब्जेक्ट जब यहाँ पहुँचा इस जगह पर, इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं, मान लो x नाम दे दिया, और यहाँ जो बॉटम पे पॉइंट है इसका नाम दे दिया y। तो ऑब्जेक्ट जब x पर पहुँचेगा तो कितना टेंशन होगा रस्सी में, जब यहाँ पहुँचेगा y पर तो कितना टेंशन होगा। तो वो चीज़ें हम इस इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन टेंशन पता करने के लिए सिर्फ थीटा ही नहीं, हमें वीपी की वैल्यू यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्पीड कितनी होगी ये भी पता करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक चीज़ कैलकुलेट और करते हैं, वो होता है कि सर्कल कंप्लीट हो जाए, वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो जाए, इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एक नेसेसरी कंडीशन क्या है। तो नेसेसरी कंडीशन ये है कि अगर हम एक पत्थर को रस्सी से बांधें और वर्टिकल प्लेन में घुमाएं तो वो पत्थर टॉप मोस्ट पॉइंट तक जब पहुँचे तो उस समय टेंशन ज़ीरो हो, उससे पहले ज़ीरो ना हो, यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचना ही चाहिए। मीन्स द स्ट्रिंग शुड नॉट स्लैक बिफोर इट रीचेज द पॉइंट x, यानी रस्सी ढीला नहीं पड़ना चाहिए जब तक ऑब्जेक्ट x पॉइंट पर नहीं पहुंच जाता। तो x पॉइंट पर पहुंचकर जो नेसेसरी कंडीशन है कि x पॉइंट से पहले t ज़ीरो ना हो, तो हम ये मान लेते हैं कि x पर पहुंच गया, उसके बाद रस्सी में टेंशन ज़ीरो हुआ, यानी रस्सी स्लैक हुई, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन रस्सी अगर यहाँ पहुँचने से पहले ही स्लैक हो गई
तो ऑब्जेक्ट अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो इसी कंडीशन को, नेसेसरी कंडीशन को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो मान लेते हैं लेट एट पॉइंट एक्स, एक्स मतलब जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, द स्ट्रिंग हैज़ ज़ीरो टेंशन, यानी जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर रस्सी पहुंच गई तब टेंशन ज़ीरो हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर पहुंचने के बाद टेंशन ज़ीरो हुआ। फोर्सेस कौन कौन से हैं जो इस ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहे हैं? सिर्फ एक फोर्स होगा mg, वर्टिकली डाउनवर्ड। टेंशन यहाँ पर ज़ीरो हो चुका है। तो अब यहाँ x पॉइंट पर एट x रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा, यहाँ पर हम v की वैल्यू को लिख देते हैं vx, जैसे यहाँ vp लिखा था वैसे यहाँ लिख देते हैं vx। तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा? mvx²/r। ये कौन प्रोवाइड कराएगा? ये mg से हमें मिल रहा है। यहाँ पर टेंशन क्योंकि ज़ीरो हो चुका है, ऐसे लिख सकते हैं +0, जो भी यहाँ इक्वेशन लिखी थी ना, TP = mg sin थीटा प्लस TP + mg sin थीटा = mvp²/r। वही चीज़ है, यहाँ पर TP हो गया 0, साइन थीटा की वैल्यू देखो, यहाँ पर जब पहुँचेगा इस पॉइंट पर तब थीटा की वैल्यू क्या होगी? तब थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। यानी वो जो इक्वेशन थी उसकी हेल्प से भी हम इस इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं। क्या इक्वेशन थी? TP + mg sin थीटा = mvp²/r। इस इक्वेशन की हेल्प से भी इस इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं। कैसे? एट पॉइंट x TP हो गया 0, थीटा हो गया 90 और VP की जगह लिख दिया Vx। तो ये इक्वेशन आ गई, mvx²/r = mg + 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम Vx की वैल्यू निकालें तो Vx की वैल्यू हमें मिल जाएगी, m तो डिवाइड हो जाएगा, क्या मिल जाएगा? Rg, और Vx की वैल्यू आ जाएगी √Rg। यानी कि ये वो स्पीड है जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होने के लिए कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि ये जो कंडीशन है ना t = 0, ये x पॉइंट पर जाकर ही हो। अगर उससे पहले हो गई तो रस्सी ढीली पड़ जाएगी, यानी स्लैकनेस आ जाएगा रस्सी में और वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा। तो ये जो कंडीशन है ये एक एक्सट्रीम कंडीशन है कि t = 0 यहाँ पहुँच कर हुआ। अगर ना हो तो अच्छा है, ना हो तो सर्कुलर पाथ कंप्लीट होगा ही, बट एटलीस्ट x पॉइंट पर पहुँचने से पहले t 0 ना हो। और उसी से हमने ये कंक्लूड किया है कि Vx √Rg होना चाहिए। इट मीन्स फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन टू बी कंप्लीटेड, फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन टू बी कंप्लीटेड, वर्टिकल सर्कुलर मोशन तभी कंप्लीट होगा जब Tx यानी x पॉइंट पर टेंशन कम से कम 0 हो, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, और Vx अगर स्पीड के टर्म्स में बोलते हैं देन इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू Rg। ठीक है, कम से कम इतना होना चाहिए, मिनिमम के लिए हमने निकाला, यानी कि टेंशन x पॉइंट पर 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर हो एटलीस्ट, उससे कम ना, उससे पहले 0 ना हो, और Vx x पॉइंट पर कम से कम इतनी स्पीड हो। ठीक है, तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो गया। अब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पहुँचा, y पॉइंट पर अगर पहुँचा तो उसके लिए क्या होगा? अब देखो y पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट पहुँचेगा तो उस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे? ये y पॉइंट है, वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड है ही mg, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर रस्सी ढीली नहीं पड़ेगी। यहाँ पर क्योंकि वेट इस बॉडी पर एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो रस्सी को स्ट्रेच करके रखेगा, यानी कि यहाँ पर टेंशन होगा। यानी इस पॉइंट पर टेंशन और mg दोनों होंगे, तो इसको हम लिख देते हैं Ty। ठीक है, Ty लिख दिया। अब नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एट y पर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा? हमने लिख दिया इसको mvy², यानी y पॉइंट पर स्पीड कितनी है? ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा vy, यहाँ पर x पॉइंट पर vx होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो mvy²/r ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये मिल कहाँ से रहा है? ये यहाँ से मिल रहा है। तो अब देखो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड फोर्स कौन सा है? Ty - mg। सेंटर की तरफ
टी वाई है और उसके अपोजिट है एम जी, तो हो जाएगा टी वाई माइनस एम जी। और अगर हम इस इक्वेशन के बेसिस पर यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो वो काम भी हो जाएगा। तो टी पी की जगह क्या होगा, टी वाई होगा प्लस एम जी साइन। अब देखो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा तो थीटा कितना हो चुका है, देखो थीटा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये 90, ये 90 यानी कि 180 और इधर पहुँचा यानी कि 270 होगा। जब वाई पोजीशन पर ऑब्जेक्ट पहुँचेगा तब साइन थीटा में ये जो थीटा था, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 270 डिग्री। 270 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई प्लस पाई बाय 2 यानी कितना हुआ 3 पाई बाय 2। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना था हमारा एम वी वाई स्क्वायर बाई आर। तो साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, अगर याद नहीं है तो ग्राफ है ना, ग्राफ याद रखना तो आसान है। 3 पाई बाई 2 कहाँ आएगा, देखो ये 0 यहाँ पर कंप्लीट साइकिल हो गया, 2 पाई यहाँ पर आधा, पाई यहाँ पर पाई बाई 2। ग्राफ से वैल्यूज़ याद रखना काफ़ी आसान रहता है। ये 3 पाई बाई 2, तो देखो 3 पाई बाई 2 पर इधर आया यानी कि नेगेटिव साइड में आया यानी -1। ठीक है, पाई बाई 2 पर +1, पाई पर 0, पाई बाई 2 पर +1 हो गया, पाई पर 0, 3 पाई बाई 2 पे -1 और 2 पाई पे फिर से 0, यानी साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू है -1। तो देखो क्या आया, टी वाई माइनस एम जी इक्वल टू एम वी वाई स्क्वायर बाई आर। तो सेम इक्वेशन आ गई। तो चाहे डायग्राम देखकर लिखो और चाहे ये वाली जो इक्वेशन आई थी पी पॉइंट के लिए उसमें थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, दोनों ही तरह से हमें सेम इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये हमारा हो गया वाई पॉइंट के लिए। ठीक है, अब इसमें हम टी वाई की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो टॉप मोस्ट पॉइंट था वहाँ पर तो हमने मिनिमम कंडीशन के लिए टी वाई को मान लिया था 0 और उसकी हेल्प से हमने वी एक्स भी निकाल लिया। लेकिन वाई पॉइंट पर अगर हमें टी वाई चाहिए कितना होगा और वी वाई चाहिए कितना होगा, तो दो अननोन है बट इक्वेशन हमारे पास एक है। तो हम टी वाई और वी वाई की वैल्यू कैसे निकालें, तो इसके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ कर लेंगे, तो हमें और एक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो वो कैसे यूज़ करेंगे, देखो x से y जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऑब्जेक्ट का, उसके लिए हम एनर्जी की इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ कर लेते हैं x और y पॉइंट्स के लिए। ठीक है, तो x पॉइंट पर जो एनर्जी थी, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहनी चाहिए इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो x पॉइंट पर जो एनर्जी थी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, y पॉइंट पर आने के बाद भी टोटल एनर्जी उतनी ही होनी चाहिए। तो x पॉइंट पर टोटल एनर्जी थी मान लो Ex और y पॉइंट पर टोटल एनर्जी थी Ey। Ex की वैल्यू क्या होगी, Ux प्लस Kx। मीनिंग तो समझ में आ ही रहा होगा, Ux है पोटेंशियल एनर्जी एट x, Kx है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एट x। Ey क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट y प्लस काइनेटिक एनर्जी एट y। अब देखो x पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी अगर हम t इक्वल टू 0 वाली एक्सट्रीम कंडीशन लेते हैं, यानी कि यहाँ पर जो हमने माना था ना कि यहाँ पर t इक्वल टू 0 है, तो उस समय kx कितना होगा और ux कितना होगा। ठीक है, और यहाँ पर ux और ky कितना होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी पड़ेगी कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट की जाती है। यानी कि जैसे अगर हमारे पास एक बिल्डिंग है, मान लो बिल्डिंग, सपोज ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, ये ग्राउंड लेवल है। तो ग्राउंड लेवल पे हमने मान लिया u इक्वल टू 0 है। अब ये डिफरेंट फ्लोर्स हैं इसमें, ठीक है, ये फ्लोर है 1 2 3 और ये सबसे ऊपर टॉप मोस्ट फ्लोर हो गया, छत हो गई 4। तो अगर हमें एक हर फ्लोर की मान लो हाइट बराबर है, हर फ्लोर की हाइट है h, तो अगर हमें ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, mgh। सेकंड फ्लोर तक जाना है तो 2 mgh, ठीक है, थर्ड फ्लोर पे जाना है तो 3 mgh और फोर्थ फ्लोर पे जाना है तो 4 mgh। लेकिन ये ध्यान दो कि ये जो 4 mgh, 3 mgh, 2 mgh, 1 mgh जो भी है, ये ग्राउंड से जब हमने मेज़र किया तब इतना है। लेकिन मान लो कोई आदमी पहले से ही सेकंड फ्लोर पे बैठा हुआ है, तो उसको फोर्थ फ्लोर तक जाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, मतलब वो यहाँ से कैलकुलेट करेगा, वो ग्राउंड से क्यों कैलकुलेट करेगा, वो तो ऑलरेडी सेकंड फ्लोर पे बैठा हुआ है, तो उसे ग्राउंड फ्लोर से कोई मतलब ही नहीं है। उसे सेकंड से फोर्थ तक अगर जाना है
तो कितनी एनर्जी खर्च करनी होगी, 2 mgh। ठीक है, तब 4 mgh एनर्जी नहीं लगेगी। 4 mgh एनर्जी कब थी, जब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यानी कि कोई आदमी यहाँ से ग्राउंड से 4th फ्लोर जाना चाहता है तब उसे 4 mgh एनर्जी लगेगी। लेकिन अगर पहले से ही सेकंड पे बैठा है तब तो 2 mgh ही लगेगी। समझ में आई बात? तो कितनी एनर्जी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए बात कर रहे हैं। ये एनर्जी के रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि हम कहाँ पर ज़ीरो एनर्जी कंसिडर करते हैं। अगर यहाँ से लिया तो 4 mgh 4th फ्लोर पे जाने के लिए, अगर यहाँ से लिया तो 2 mgh। तो यानी जो वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की वो इस बात पर डिपेंड करती है कि रेफरेंस कहाँ पर है, यानी u = 0 तुमने कहाँ लिया है। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रेजेंट केस है उसमें हम u = 0 यहाँ मान लेते हैं लोएस्ट पॉइंट पर, यानी y पॉइंट पर हम 0 मान लेते हैं यानी एनर्जी को, यानी uy = 0। तो यहाँ पर हमने 0 पोटेंशियल एनर्जी मान ली। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 mvy²। ठीक है, अब इधर आ जाओ x में। तो x पॉइंट पर कितनी स्पीड होनी चाहिए कम से कम, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, फॉर मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए x पॉइंट पर इतनी स्पीड होनी चाहिए थी √gr। तो अगर स्पीड पता है तो x पॉइंट पर हम एनर्जी की वैल्यू लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1/2 mvx²। और ux कितना होगा, देखो अगर यहाँ पर एनर्जी है 0 y पॉइंट पर, तो x पॉइंट इससे कितना ऊपर है, ये इस सर्कुलर पाथ के डायमीटर के बराबर है। तो अगर r रेडियस का हमने लिया था सर्कल, r रेडियस का, तो यहाँ से यहाँ तक r, फिर यहाँ से यहाँ तक r, यानी 2r। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mg × 2r। ठीक है, क्यों, क्योंकि uy को हमने 0 लिया है तो उसके रेस्पेक्ट में x 2r हाइट ऊपर है, तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg × 2r। ठीक, अब इसमें vx की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो देखो फिर क्या आता है। तो अब हम यहाँ vx की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें और एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये इक्वेशन हो गई देयरफॉर mg × 2r + 1/2 m vx की वैल्यू √gr, तो vx² कितना हो गया, gr = 1/2 m vy²। vy तो हमें पता नहीं है, पता करना है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 1/2 mgr, इधर mg × 2r, तो कितना हो जाएगा, अगर हम mgr को कॉमन ले लें तो 2 + 1/2 = 1/2 m vy²। ये आ गया 2 + 1/2 5/2, तो हो गया यहाँ पर कितना, 5/2 mgr = 1/2 m vy²। ठीक है, 1/2 और m ये तो डिवाइड हो गए, तो vy² = मिल गया 5gr, और यहाँ से vy आ गया √5gr। यानी कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पर, मतलब y पॉइंट पर इतनी स्पीड कम से कम होनी चाहिए। ये बार बार कम से कम क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें ये पहले से हमने मान लिया है कि हम मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होने के लिए क्या था कि x पॉइंट तक कम से कम ऑब्जेक्ट पहुँचे, तब तक t0 ना हो, उसके पहले नहीं होना चाहिए, बाद में भले हो जाए, x पे भी हो जाएगा तो भी सर्कुलर मोशन पूरा हो जाएगा, बट कम से कम x पर पहुंचना चाहिए। और x पर जब पहुंचे तो उसकी स्पीड √gr होगी, वो हमने अभी कैलकुलेट किया था। तो वही √gr को लेकर ही तो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है ये। ठीक है, उसी से हमारा रिजल्ट आया। इट मीन्स ये जो vy की वैल्यू है √5gr, ये भी मिनिमम रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है। यानी हम कहेंगे कि जब बॉटम पर कम से कम इतनी स्पीड होनी चाहिए तभी ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुँच पाएगा, यानी यहाँ पहुँचने से पहले t0 नहीं होगा। कब, जब कम से कम इतनी स्पीड बॉटम मोस्ट पॉइंट पर हो। तो मैं एक पत्थर को रस्सी में बांधना और घुमा के देखना, तो शुरू में तो पत्थर ऐसे ही नीचे ही होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो घुमाना शुरू करोगे। अगर √5gr स्पीड यहाँ नहीं है, यहाँ पर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, तो पत्थर यहाँ तक आएगा, मान लो यहाँ तक आया, फिर ऐसे वापस चला जाएगा, यहीं से ढीला होके, रस्सी ढीला होके नीचे चला जाएगा। अब ये अलग डिस्कशन है कि वो कौन से पाथ पे जाएगा। ठीक है, वो हम अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, वो पैराबोलिक टाइप का पाथ रहता है। तो पत्थर को घुमाया,
हमने यहाँ पर कम से कम बॉटम मोस्ट पॉइंट पर √5 GR स्पीड होनी चाहिए, तब वो घूम कर यहाँ पहुँचेगा टॉप मोस्ट पॉइंट पर, तब आगे जाएगा। यानी कि ये जो स्पीड है √5 GR, ये मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड है एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट। तो भाई Vy भी आ गया, अब Ty बचा है, Vy की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, Ty यानी लोएस्ट पॉइंट पर कितनी टेंशन रस्सी में होनी चाहिए ताकि ये ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा कर सके। तो हम Vy की उस वैल्यू को यहाँ पर लिखते हैं, देयरफॉर m, Vy की वैल्यू क्या आ गई √5GR और इसका स्क्वायर बाय R इक्वल टू Ty माइनस mg। तो क्या मिल जाएगा m इंटू 5GR बाय R इक्वल टू Ty माइनस mg। तो ये R तो डिवाइड हो गया, Ty इक्वल टू क्या आ गया mg प्लस 5mg, ठीक है। तो Ty हमारा आ जाएगा Ty, ये है Ty कितना आ गया 6mg, यानी कम से कम इतना टेंशन रस्सी में होना चाहिए, तभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा हो पाएगा। तो हम इस कंडीशन को यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं, जैसे कि x पॉइंट के लिए लिखा था। इट मीन्स फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होना चाहिए, Ty मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6mg एंड Vy मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √5GR। कम से कम इतनी स्पीड और कम से कम इतना टेंशन होना चाहिए, तभी हमारा वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा हो पाएगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि तुमने रस्सी में पत्थर को बांधा और घुमाने की कोशिश की और यहाँ बॉटम मोस्ट पॉइंट पर, जैसे यहाँ भी देख सकते हो टॉप मोस्ट पॉइंट पर तो टेंशन 0 हो तो भी सर्कुलर मोशन पूरा हो जाएगा। यहाँ पहुँचने के बाद टेंशन कम से कम इतना होना चाहिए 6mg, लेकिन हमारा जो रस्सी है वो 6mg टेंशन अगर बियर नहीं कर सका, ठीक है, रस्सी की बजाय हमने एक धागा ले लिया मान लो और घुमाया, अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे 6mg टेंशन नहीं हो पाया रस्सी में, रस्सी का उतना स्ट्रेंथ नहीं था, तो रस्सी टूट जाएगी। 6mg टेंशन रस्सी ने नहीं झेल पाया, मतलब अब आगे सर्कुलर मोशन पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, एक रस्सी दी हुई है, वो मैक्सिमम कितना टेंशन बियर कर सकता है, कुछ एक वैल्यू दी जाएगी मैक्सिमम इतना टेंशन बियर कर सकता है, और बाकी डेटा कि m मास का पत्थर है, उस पत्थर का मास दे दिया मान लो 200 ग्राम या जो भी, ठीक है, और रेडियस दे दिया। रस्सी की लेंथ कितनी है, 200 ग्राम का पत्थर है। अब बोला जाएगा इसको घुमाओ और बताओ कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा कि नहीं, जबकि जो रस्सी प्रोवाइडेड है वो एक पर्टिकुलर टेंशन तक ही बियर कर सकता है। तो तुम क्या करोगे, इतना कैलकुलेशन करोगे तो अच्छा है, बट याद कर लोगे तो अच्छा है। क्या करोगे, 6mg विल बी द मिनिमम रिक्वायर्ड टेंशन एट दिस पॉइंट। तो तुम यहाँ पे m दिया रहेगा, इसमें m की वैल्यू डालोगे तुम्हें पता चल जाएगा मिनिमम रिक्वायर्ड टेंशन कितना है। तो अगर रस्सी इससे ज़्यादा टेंशन बियर कर सकता है, जो गिवन वैल्यू है, अगर वो 6mg से ज़्यादा है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो उससे पता चल जाएगा रस्सी टूटेगी या वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा, ठीक है। और अगर ये नहीं दिया है तो Vy दिया होगा, तो Vy की वैल्यू से फिर Ty निकाल सकते हैं, जैसे अभी हमने इक्वेशन से कैलकुलेट करके निकाला है। तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है ये हमारा एनर्जी का, यहाँ पर हमने कंजर्वेशन प्रिंसिपल यूज़ किया, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट x, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट y, ठीक है। यहाँ पर हमने एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट देखा, क्या कि पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो कितनी वैल्यू है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, साथ में ये भी बताना पड़ता है कि जो ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बता रहे हो, जैसे यहाँ पे अभी हमने एक बिल्डिंग वाला एग्जांपल लिया था, 4mgh है या 2mgh है, वो साथ में ये भी बताना पड़ता है कि किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में है। ग्राउंड लेवल से 4th फ्लोर जाओगे तो 4mgh है, सेकेंड फ्लोर से 4th फ्लोर जाओगे तो 2mgh है, थर्ड फ्लोर से जाओगे तो mgh है, फर्स्ट से जाओगे तो 3mgh है। तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि हम कौन से फ्लोर से कौन से फ्लोर तक गए। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी की जो भी वैल्यू बता रहे हैं वो तुम्हें रेफरेंस बताना होगा कि कहाँ पर तुमने u=0 वाला रेफरेंस लिया है, तभी उसका कोई मीनिंग होता है, अदरवाइज मीनिंगलेस बात होती है, ठीक है। तो ये हमारा